सेकंड क्वेश्चन में जाइए। व्हाट आर द प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैव इनहैंस्ड द पावर ऑफ जुडिशरी। क्वेश्चन था, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं? जनहित याचिकाओं ने किस प्रकार न्यायपालिका के अधिकारों को बढ़ाया है? ठीक है, तो एक ये चूंकि 400 वर्ड का है तो एक पार्ट तो इसमें तो हो ही जाता है ना, ये वाला कौन सा एक पार्ट तो इसमें तो उच्चतम न्यायालय तो हो ही जाएगा ना, ये जो प्रोविजंस मेड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इम्पार्शियलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक पार्ट तो ये हो ही जाएगा अबाउट सुप्रीम कोर्ट। और फिर दूसरा पार्ट आ जाता है स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, दूसरा हो जाएगा। और तीसरा हो जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कैसे इस ऑब्जेक्टिव को स्ट्रेंथन करता है। यही है ना तीन पार्ट, क्या ये तीन पार्ट है इसमें? अबाउट सुप्रीम कोर्ट, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, और तीसरा हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जो आपका इंट्रोडक्शन बनेगा उसमें ये तीनों बातें होंगी इन आर्टिकल 124 टू 146, 47, 147, 147 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से शुरू करेंगे कहानी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इन प्रावधानों में इस बीच इन प्रावधानों में ऐसे अनेक प्रावधान किए गए हैं जिससे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, जैसे जजों की नियुक्ति, जजों की अन्य वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज एंड फंक्शनिंग ऑफ जजेज, जजों के कार्य करने का दायरा, कार्य करना। ठीक है, उसी में फिर कार्य करने का दायरा, फुल स्टॉप। जनहित याचिका इन न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और उसके कार्य दायरे के विस्तार में सहायक है। एग्री कर जाएंगे वहीं पे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प्ड इन अचीविंग दिस टारगेट ऑफ इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी एंड आल्सो, ठीक है, टू एक्सटेंड डोमेन ऑफ या फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंक्लूड हो गया इंट्रोडक्शन, तीनों बातें आ गई, अबाउट भी आ गया, उसका इंडिपेंडेंस की बातें भी हमने कर ली, उसका एक, और उसके बाद एक लाइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बीच में भी लिख लिया। अब एक एक करके आगे जब लिखेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उसमें लिखा, बनाया, और फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। ठीक है, जो केवल आर्टिकल लिख दिया वहां पे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहां पे लिख दिया अबाउट वाले में। अब पैरा चेंज करके, अब सुप्रीम कोर्ट जो हमने लिखा था इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है, तो पैरा चेंज करके एक दो लाइन लिखा। ठीक है, यहां से यहां के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न कार्यों का, और उसका नाम कॉमा दे करके लिख दिया क्या क्या, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक टेबल बनाया, आप जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। और उसमें ये आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए ली गई हैं बड़े बड़े हेडिंग के रूप में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, फंक्शनिंग ऑफ जजेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेज, इम्पीचमेंट ऑफ जजेज, ठीक है, ये सारी बातों का वहां पे एक डायग्राम खूब सुंदर बना दिया। ठीक है, आप कैसा बनाएंगे वो प्रैक्टिस का पार्ट है। उसके बाद फिर पैरा चेंज किया, टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तब क्या क्या उपाय इसमें, ठीक है, क्या क्या उपाय इसमें किए गए हैं। उसमें दोनों बातें, एक होता है कि उसके आर्टिकल में क्या प्रोविजन किया गया है, दूसरा है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल, जिसको ओवररीच भी कई बार में कहा जा रहा है, इसमें फेल्योर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्दो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ, माने 3 इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन 4th पिलर भी है माना जाता है मीडिया को। तो इनके जो बाकी 3 के, डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन, डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ effectiveness and quality of administration, and also decline in the impartial role of media, enhanced the popularity of
या responsibility of judiciary, and accordingly the popularity of. And now Supreme Court is looking like Supreme Court considered as the last ray of hope for general public and even for democracy. भाई बहुत सारे काम ऐसे जो कि सुप्रीम कोर्ट को और इसमें जैसे बहुत सारे काम खुद भी अब जो मान लीजिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद था, तो भाई इसको एडमिनिस्ट्रेशन को तो खुद ही हल कर लेना चाहिए था ना, इसको आपस में बातचीत करा के। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया क्यों? इसलिए गया ना कि एजुकेटिव इज नॉट एबल टू सेटल दिस इशू, और ये तो एक हाईलाइटेड इशू है। बहुत सारे साधारण बातें भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मान लीजिए आज अगर आप काशी विश्वनाथ में आप जाएंगे तो काशी विश्वनाथ 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था अराउंड, और मंदिर के आसपास में इतने छोटे छोटे, अहिल्याबाई ने बहुत सारे कुछ मंदिरें बनवाई थी, और उस सारी मंदिरें उसमें उसके अराउंड वहां पे पुरोहितों ने क्या किया था कि अपना घर द्वार बसा करके उसको पूरा ढक दिया था। और इतना इंपॉर्टेंट जो प्लेस था उस प्लेस को, तो बाद में सरकार ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को 1 करोड़ था उसको 3 करोड़ दिया, जिसका 2 करोड़ था उसको 5 करोड़ दिया, ऐसे से दे करके पूरा कैंपस खाली करा लिया, और वो मैटर कहीं जुडिशरी में नहीं गया। और आज के डेट में जाइए तो बनारस देश का सबसे डिजायर्ड प्लेस में से एक प्लेस है। किराया, वहां का किराया कभी सस्ता ही नहीं होता है फ्लाइट का, ट्रेन हमेशा फुल जा रही है, पूरे बनारस एक टूरिस्ट हब बन गया है। तो उसी में कहा जाता है कि दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। आप बनारस को छुपा दीजिए तो बनारस को इतना बड़ा जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला था, वो इकोनॉमिक बेनिफिट से बनारस वंचित रह जाता, और उसको उठा दीजिए, खोल दीजिए। तो आप समझ रहे हो कि इसको क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। अयोध्या, फैजाबाद वगैरह एरिया में जाएंगे तो जमीन का दाम आसमान छू रहा है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ। और उसका बेनिफिट केवल ऐसा नहीं केवल हिंदुओं को मिल रहा है, जो उस एरिया का है, नहीं जो अभी जो बीच में एक विवाद आया था कि इतने का इतना पैसा मिल गया था, तो जो जमीन वाले थे वो तो मुस्लिम ही थे, कितना पैसा उनको मिला था। अगर मान लीजिए उस विवाद जो हुआ उसी तरह से विवाद चलते रहता तो कोई जमीन वहां खरीदने जाता? विवाद के सेटल हो जाने से, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ। अब अजमेर शरीफ को बहुत अच्छा बना दीजिए, चारों तरफ से जितने सबको वहां से हटा करके क्लीन कर दीजिए, अच्छा बना दीजिए, जामा मस्जिद को अच्छे से डेवलप कर दीजिए, तो क्या हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। कई बार चीजें हो जाती हैं, कई बार चीजें नहीं होती हैं। खैर, तो उसी में आता है कि तो ये दोनों पार्ट आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सेकेंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच स्ट्रेंथनिंग द इंडिपेंडेंस, impartiality and even popularity of, and public opinion is also strengthening the role of judiciary। जुडिशरी भी एक तो स्ट्रेंथनिंग, और ये पब्लिक ओपिनियन भी स्क्रूटनी कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का, वो भी ह्यूमन ही होते हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या था, पहला अबाउट लिख देना था, डायग्राम बना देना था, उसके बाद इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए 2 पार्ट 2 पैर खींच देना था, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी प्रोविजन है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ, बहुत बड़ा विवाद है आज की डेट में। अभी जो किरण रिजिजू है उनका आपने स्टेटमेंट सुना कि जुडिशरी इज नॉट रिस्पेक्टिंग द पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग NJAC, उसको रिगार्ड नहीं कर रहा है सुप्रीम, अभी उन्होंने कहा। तो ये तो बहुत बड़ा एक विवाद का विषय था, हमेशा से विवाद, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, और उसके पीछे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का जो केस है, वो केस का बेस भी यही था कि जिसके अगेंस्ट हमें जजमेंट देना है वही अगर हमारा अपॉइंटमेंट करेगा, प्रमोशन करेगा, तो हम इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? भाई एक हाई कोर्ट का जज कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट देगा जब उसको पता है कि हमारा प्रमोशन इसी को करना है सुप्रीम कोर्ट में, इसी को मुझे CJI बनाना है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाना है, इसी को मुझे सुप्रीम कोर्ट में लेना है, इसी को मुझे बनाना है। तो अरे समझ में ये बात क्या थी? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हम तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, जब आप हमारा अपॉइंटमेंट आप करेंगे तो आपके अगेंस्ट हम जजमेंट कैसे देंगे? और इसलिए NJAC को भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी बातें होती हैं कि हाउ, तो इस सुप्रीम कोर्ट में ही प्रोविजन है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वगैरह का रेफरेंस लेकर के, फिर कैसे रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट का है, कैसे, इस सब बातों का। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि लैकिंग ऑफ वर्किंग ऑफ, ठीक है, तो ये सब बातों को लिख के वे फॉरवर्ड कंक्लूजन निकालेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, उसी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला पैरा भी एक आएगा, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1987 का रेफरेंस जरूर आएगा, पीएन भगवती, और उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या है, तो उसके भी रेफरेंस लेंगे, लास्ट में कंक्लूजन में जाएंगे। तो वही होता है कि टू फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, एक्टिव रोल ऑफ, एक्टिव इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट रोल ऑफ जुडिशरी इज, सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी। कंक्लूजन में जाएगा ये, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा तो डिस्कशन इसीलिए तो हो रहा है कि कुछ इसमें कुछ बातें अगर नहीं होंगी तो वो बातें आप सब मिला के आप समझ जाएंगे, नहीं तो यही देख के नहीं छोड़ देते, मैं बना के भेज देते हैं। इसके बाद जो ये देने के बाद डिस्कशन तो इसलिए हो रहा है कि कुछ चीज़ें और क्या अपने से आप जोड़ लीजिएगा।